हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम धीरे-धीरे अब एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सब लोग फिर से प्रीलिम्स परीक्षा की ओर मुड़े। प्रीलिम्स परीक्षा में जितनी ताकत लगानी है उस पर फोकस करना शुरू करें। धीरे-धीरे हमारी पढ़ाई शुरू हो जाए। टारगेट एक ही है कि प्रीलिम्स परीक्षा हमारा 2026 वाला किसी भी हाल में क्लियर हो। इस एकमात्र उद्देश्य को लेकर फिर से हम इस प्लेटफॉर्म पर कार्य करना शुरू कर चुके हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग अब धीरे-धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। वे बच्चे जिन्होंने अब अगले एमपीपीएससी प्रीलिम्स को देना है, उनको अब एक्टिव हो जाना चाहिए। ये सही समय है जहां हमें अपने आप को सेल्फ इग्निशन द्वारा चालू करना चाहिए, पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। देखिए, अभी तक हम सब लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वो सब बातें ठीक है, लेकिन आज अगर हमने संभल करके फिर से ट्रैक पर आ गए तो धीरे-धीरे हमारी पढ़ाई जो है वो अपने ट्रैक पर आकर के एकदम स्पीड में आ जाएगी और वो हमारा मूल उद्देश्य है। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को, क्योंकि हमारा जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें बहुत महत्वपूर्ण कुछ हिस्से हैं। इसमें से छठी यूनिट और करंट अफेयर्स वाले हिस्से को हम बाद में कवर करते हैं, लेकिन वो फिर सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाने के कारण बहुत अच्छे से कवर नहीं हो पाते हैं। हम आंकड़ों की उस जाल में, उस भूल-भुलैया में उलझ कर रह जाते हैं। इसलिए हमने अपने प्लान में थोड़ा-सा चेंज करके पहले इनके बैकग्राउंड्स को, बेसिक फीचर्स को हम पढ़ेंगे। इस तरीके से हमने इस कार्य को, इस श्रृंखला को शुरू किया है। आज बजट की क्लास का दूसरा दिन है। हम 5-6 दिन तक लगातार केवल बजट ही पढ़ने वाले हैं। बजट में हर एक योजना पर बात करेंगे, हर एक खर्चे पर और हर एक प्राप्ति पर बात करेंगे। कल हमने बेसिक जो फॉर्मेशन है कि बजट क्या होता है इस पर बात की। आज हम थोड़ा-सा कल की क्लास को पहले रिवीजन कर लेते हैं कि बजट होता क्या है। भाई, बजट बहुत ज्यादा कुछ बड़ा नहीं, ये आय और व्यय, आय और व्यय का पत्रक होता है। एक पत्रक है जिसमें इनकम और खर्चे दोनों लिखे हुए हैं। अब यहाँ ये बताया जाता है कि इनकम जो है वो कहाँ से हुई है, कहाँ से होगी और कितनी होने का अनुमान है, और खर्चे जो हैं वो कितने हैं और कहाँ-कहाँ हमें साल भर खर्च करने हैं। तो ये एक तरीके का क्या है, अनुमान का गणना पत्रक, अनुमान पत्र, अनुमान पत्र। अनुमान इसलिए क्योंकि आज हमें पता थोड़ी है कि कल हमें कितना मिल जाएगा, लेकिन हम एक मोटा-मोटा अनुमान लगाते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हमें इतने रुपए प्राप्त होंगे और उन्हें हम इस तरीके से खर्च करेंगे। सरकार जब मार्च महीने में या फरवरी महीने में इसे प्रस्तुत करती है तो अगले साल के लिए होता है। माने जब हम आज इस साल का जो बजट है, मध्य प्रदेश की ही बात करेंगे, भारत पर अभी फोकस नहीं है। 12 मार्च को जब हमारा बजट पास हुआ या रखा गया, तो 12 मार्च 2025 को तो फाइनेंशियल ईयर शुरू ही नहीं हुआ था। हमारा वित्त वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल 2025 से। तो 1 अप्रैल से हमें क्या खर्चे करने हैं, कितने खर्चे करने हैं, इसकी रूपरेखा बनाता है हमारा बजट। अगर बजट नहीं आएगा तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सरकार के पास पैसे ही नहीं होंगे काम करने के लिए, शासन चलाने के लिए। तो ये आम बात है कि बजट जो है वो मूलभूत चीज है भाई। बजट के बिना, खर्चों के बिना, पैसों के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब क्योंकि हम बजट के डीप में जा रहे हैं, तो बजट माने होता क्या है, बजट की राशि माने बजट का पैसा, या हम आम शब्दों में कहते हैं बजट का आकार। क्या कहते हैं हम लोग आम शब्दों में? बजट का आकार क्या है? तो बजट का जो आकार है वो उसकी विनियोग राशि, इससे विनियोग राशि से समझ में आता है। किससे आता है? विनियोग राशि से समझ में आता है, क्योंकि विनियोग जो राशि होती है वो मूल रूप से बजट होती है या मूल रूप से बजट का पैसा होता है। तो इस साल
जो वर्ष चल रहा है उस बजट को हम कहते हैं 2025-26 का बजट। इस 2025-26 के बजट में हमारी सरकार ने विनियोग राशि कितनी रखी है? 421,032 करोड़ रुपए। ये याद रखना, 421,032 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश का बजट है। अब हमने तुलना कर लेनी है कि 2023-24 में हमारी जो विनियोग राशि थी वो कितनी थी। हमें पता है 3.14 करोड़ रुपए, 3,14,000 करोड़ रुपए। 2024-25 के बाद 24-25 में आए, 23-24 के बाद तो हमारी विनियोग राशि कितनी थी? तो 3.65 लाख करोड़ रुपए थी। और वर्तमान में जो 2025-26 का बजट है, इसमें हमारी विनियोग राशि क्या है? तो इसमें 4.21 लाख करोड़ रुपए है, ये वाला राशि। तो 4.21 लाख करोड़ रुपए इससे कितना ज्यादा है? 56,000 करोड़ रुपए ज्यादा है, 56,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। और राउंड फिगर में बात की जाए तो 15% वृद्धि की है सरकार ने अपने बजट में। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम अपने बजट को जो है वो 2 गुना कर लेंगे अगले 5 वर्षों में। मतलब हमें अगले 5 वर्षों में 2 गुना करना है और 2047 तक हमें $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है। ये हमारा लक्ष्य है। मतलब 250 लाख करोड़ रुपए तक हमें पहुंचना है। अभी हम 4 लाख करोड़ रुपए पे हैं, 250 लाख करोड़ रुपए पे पहुंचना है, बहुत कठिन काम है। क्या ये बेसिक आंकड़े जैसे मुझे रटे हुए हैं ना, जैसे मेरे मन में है, हर चीज मुझे समझ में आने लगी, मेरे दिमाग में सब कुछ सेट है, तो क्या ये ऐसे सारे आंकड़े जो आपके सामने लिखे गए हैं ये आपको भी आने लगे समझ में? मतलब बेसिक बात आ गई समझ में? तो एक पॉइंट और फिर इसके आगे वाली स्टेप में चलते हैं कि हमारा जो बजट है, देखो पहला प्रश्न कवर हो गया कि पिछले साल से इस साल के बजट में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 15% की वृद्धि हुई है। और हमारा टोटल बजट है 421,032, जो कि पिछले वर्ष से 15% वृद्धि दिखाता है कि बड़ा हुआ बजट है, 15% बढ़ गया हमारा बजट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी टोटल इनकम, इनकम को हम इस बजट में क्या कहते हैं? कुल प्राप्तियों के नाम से कहते जानते हैं। किस नाम से? कुल प्राप्तियों के नाम से जानते हैं। और व्यय माने खर्चा। तो खर्चा जो है, खर्च, इस खर्च को हम किस नाम से जानते हैं? कुल व्यय के नाम से जानते हैं। उसमें ये 2 बड़े हिस्से होते हैं बजट के अंदर, ये 2 बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कुल इनकम और कुल खर्चा। तो कुल इनकम हमारी कितनी है? तो कुल इनकम हमारी 375 है। बस पूरा आंकड़ा याद मत रखो, 3,75,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल की तुलना में 14% अधिक है। मतलब हमारा पिछले साल जो भी इनकम था उससे हमारा इनकम 14% बढ़ गया है। कुल खर्चे, तो कुल खर्चे भी हमारे सेम टू सेम याद रखने हैं, 3,75,000 करोड़ है। लेकिन यहां याद रखना कि खर्चों में हमारी वृद्धि 15% हुई है। खर्चों में हमारी कितनी वृद्धि हो गई है? 15%। मतलब हमारी इनकम तो जो है वो 375 है, 14% पिछले साल से बढ़ी है, लेकिन हमारे जो खर्चे हैं वो 375 होने के बावजूद 15% बढ़ गए हैं। मतलब यहाँ हमें 1% कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो विनियोग राशि है ये 421 बता रहे हो सर, देखो बहुत सारे कर्जे और लोन का हिस्सा भी होता है, तो वो हमें इसमें इंक्लूड करना पड़ता है, इसलिए टोटल बजट इतना है और खर्चे और इनकम अलग अलग आपको इस तरीके से दिख रही है। क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप चुका है कि भाई मध्य प्रदेश का पूरा बजट 421,032 है, जो कि 15% वृद्धि है पिछले साल से। पिछले साल का बजट कितना था? 3.65 करोड़ था, जो पिछले साल से 56,000 करोड़ रुपए बढ़ करके अब इस साल इतना हो गया है। ये हमारे दिमाग में सबके सेव हो जाना चाहिए। अब और आगे बढ़ते हैं
तो देखो बजट में, ये जो बजट होता है, इस बजट में हम क्या करते हैं, बजट में हम पहले करते हैं प्राप्तियों की बात। कुल प्राप्ति जो है वो दो प्रकार की होती है, ये समझ चुके हैं हम। कुल प्राप्ति हमारी 375 जो है, कुल प्राप्ति कितनी है आपकी, कुल प्राप्तियां हैं आपकी 375, 3,75,000 करोड़ रुपए, जो कि 14% वृद्धि है। लेकिन इसमें भी दो हिस्से होते हैं, इसमें एक बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, तो 375 में एक होता है राजस्व प्राप्तियां, क्या होती हैं, राजस्व प्राप्तियां, और एक होती है पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। अब इस हिस्से को बहुत अच्छे से समझ लो, मैं विद आंकड़े आज की तारीख में प्रस्तुत करूंगा, कमी वृद्धि सब कुछ बताऊंगा। अब देखो राजस्व प्राप्ति का मतलब क्या होता है, राजस्व प्राप्ति का मतलब हमारे कर, शुल्क, इन सब से जो हमें पैसा प्राप्त होता है, कर, शुल्क, ब्याज और हमारा जो लाभ होता है, वो जो कि हमें हर साल मिलना है, हर महीने मिलना है। अब देखो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो एक एल्केलाइट फैक्ट्री चलाती है, या उसके जैसे हमारा मृगनयनी नाम का एम्पोरियम चलाती है, या फिर सीधे कह दो कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहां हम 25 रुपए की, 10-20 रुपए की कुछ रसीद कटाते हैं, वो पैसा है, वो सारा कर, शुल्क, ब्याज, लाभ, ये सब जो हमें हर बार मिलना होता है, हर समय मिलता रहता है, वो कहलाता है राजस्व प्राप्तियां। क्या कहलाता है, राजस्व प्राप्तियां। और दूसरी तरफ अगर हमारी सरकार अपनी कोई जमीन बेच दे, या हम कोई खदान बेच दें, या ऐसी कोई चीज जो हम बेच देते हैं, या फिर हम किसी से उधार ले लेते हैं, वो सब जो है हमें यहां प्राप्त होता है, पूंजीगत प्राप्तियों में हमें वो काउंट करना होता है। ये बात मैं कल आपको समझा चुका हूं। दूसरी वाली बात भी मैं आपको रख देता हूं जो कल हम समझ चुके हैं। दूसरा वाला हिस्सा होता है कुल व्यय। कुल व्यय माने कुल खर्चा। कुल खर्चा हमारा हुआ है 375, या होगा, अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष से 15% वृद्धि दिखाता है, मतलब हमारा 15% ज्यादा खर्चा हो रहा है। अब इस खर्चे में भी दो प्रकार के खर्चे होते हैं, एक होते हैं राजस्व खर्चे और एक होते हैं पूंजीगत खर्चे। अब पूंजीगत खर्चे और राजस्व खर्चों को समझ लो भैया बहुत अच्छे से, ये कल हम समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम इन सब की डिजिट्स पढ़ने वाले हैं, इसलिए इन पर फोकस करा रहा हूं, फिर से एक बार रिपीटेशन हो जाए। राजस्व खर्चे, एक बहुत ध्यान से, शांति से मैं इस बात को समझाने के लिए कुछ अलग ट्रैक पर ले चलता हूं। एक होता है हमारी जरूरत और एक होता है हमारी इच्छा। देखो हमारी जरूरत है कि आज हम रोटी खाएं, हमारी जरूरत है कि आज हम अपना पेट भरे, पानी पिए, रोटी खाएं, हमारा घर हो, तो हम अपने दैनिक कार्यों के लिए, दैनिक कार्यों के लिए जो खर्चा करते हैं, भारत की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार अपने दैनिक खर्चों के लिए, दैनिक काम को करने के लिए जो खर्चा करती है, जैसे अपने सरकारी लोगों को सैलरी देना, अपने बूढ़े लोगों को पेंशन देना, और साथ में जितनी भी ऐसी योजना है जैसे खाद्यान्न योजना, मनरेगा योजना, या फिर अपनी मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना एमडीएम बोल देते हैं, इन सब में जो सरकार पैसा देती है वो सब राजस्व खर्च के रूप में काउंट होता है, जो खाएंगे और खत्म हो जाएगा, आपको मिला और आपने खत्म कर दिया। पूंजीगत खर्चा इच्छा वाली चीजें हैं। हमारी इच्छा है कि हम एक एरोप्लेन खरीद लें, हमारी इच्छा है कि हमारी बहुत अच्छी सड़कें हों, हमारी इच्छा है कि हम एक बहुत बड़ा सरकारी कार्यालय बनाएं। तो आपने जो पैसा खर्चा किया, एरोप्लेन खरीद लिया, सड़क बना ली, कुआं खोद लिया, ये कुआं कहीं गायब तो होना नहीं है, आपने जो पैसा खर्चा किया है वो कुएं के रूप में बदल गया है। तो ऐसा पैसा जो कि कुएं के रूप में या किसी अन्य रूप में बदल जाता है, वो सब पूंजीगत खर्चा कहलाता है। इसमें सड़क बनाना, पुल बनाना, बांध बनाना, ऐसी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें की जाती है सरकार द्वारा, जो कि पैसे से बदल करके किसी और रूप में बदल जाएगी, खत्म नहीं होगी, वे सब पूंजीगत खर्चों में काउंट होती हैं। राजस्व खर्चे में वे खर्चे काउंट होते हैं जो आप
यूज करेंगे और वो खत्म हो जाते हैं, आपने खाया और वो जीरो हो गया। तो राजस्व खर्चे वो खर्चे हैं जहां सरकार ने कुछ ऐसा खर्चा किया जो खाया और खत्म हो गया, तो वो राजस्व खर्चा। जो खाया और खत्म ना होकर किसी रूप में बदल गया, वो सब पूंजीगत खर्चा। बेसिक फीचर आपके दिमाग में क्लियर हो गया है। अब हम मूल भावनाओं, मूल विषय पर आते हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमें फोकस करना है कि हमारा जो बजट होता है, हमारा जो बजट है वो विनियोग राशि के रूप में हम जानते हैं। किस राशि के रूप में? विनियोग राशि के रूप में हमारे दिमाग में सेट होता है। विनियोग राशि, ये याद रख लेना, रटा हुआ होना चाहिए। विनियोग राशि कितनी है हमारे बजट की? 4,21,032 करोड़ रुपए। कितना? 4,21,000 करोड़ रुपए, जो पिछले साल से 15% अधिक है। अब आप बोल रहे होंगे सर एक आंकड़ा बार बार बोलकर दिमाग खराब कर दिया आपने। नहीं बेटा, इसी से आपको धीरे धीरे याद होगा। मुझे भी याद करने में देर लगी, लेकिन हो गया। अब हम देखते हैं कि कुल प्राप्तियां हमारी कितनी है, कुल इनकम हमारी कितनी है। कुल इनकम हमारी है 375, जो पिछले वर्ष से 14% अधिक है। कितनी अधिक है? 14%। कुल खर्चा हमारा कितना है? वो भी है 375 करोड़ रुपए, जो पिछले साल से 15% अधिक है। अब इस वाले हिस्से पे आ जाओ। अभी केवल हम बात करेंगे कुल जो हमारी प्राप्तियां हैं उसमें से। कुल प्राप्तियों में से हमें दो प्रकार का पैसा प्राप्त होता है। एक होता है राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति हमारा कितना है? 290, मतलब 2,90,000 करोड़ रुपए, जो पिछले साल से 10% अधिक है। माने टैक्स से हमें 10% ज्यादा पैसा मिला है। ये क्या लिखा हुआ है? याद रखना, 10% ज्यादा पैसा आपको मिला। तो ये जो राजस्व प्राप्ति आपको हुई है, राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्तियां आपकी कितनी है? राजस्व प्राप्ति आपकी 290, इतना ही याद रख लो, जो पिछले साल से 10% अधिक है। दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां। क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां। तो पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं वो आपकी 84,000 करोड़ रुपए है। कितनी है? 84,000 करोड़ रुपए, जो बहुत अच्छी बढ़ गई है, जो हमारी 26% वृद्धि को दर्शाती है। देखो टैक्स तो केवल 10% बढ़ा, लेकिन टैक्स से जो कलेक्शन मिला सरकार को वो केवल 10% बढ़ा। और जो हमारा पूंजीगत प्राप्तियां बढ़ी हैं वो 10% की बजाय अच्छी खासी बढ़ी है, 26% उसमें वृद्धि दिख रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अब ये जो राजस्व वृद्धि हुई है इसको भी देख लो। राजस्व वृद्धि में हमें, या राजस्व आधिक्य शब्द यूज होता है, एग्जाम जब भी पूछेगी तो वो ये शब्द यूज करेगी। राजस्व आधिक्य कितना है मध्य प्रदेश का? राजस्व आधिक्य 618 करोड़ रुपए है। कितना है राजस्व आधिक्य हमारा? 618 करोड़ रुपए। एक बार मैं खुद बताऊं चेन बनाकर। देखो बड़ी सिंपल सी बात है। हमारा जो बजट है, ये बजट दो भागों में बांटा जाता है, कुल प्राप्तियां और कुल खर्चे। कुल प्राप्ति हमारी हो गई 375, टोटल बजट हो गया हमारा 421। 375 जो है वो 14% अधिक है। ये हमें याद रखना है, हमेशा रटा हुआ होना चाहिए। इसमें दो हिस्से होते हैं। पहला होता है राजस्व प्राप्ति का। क्या होता है? राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति हमारी हुई है 2,90,000 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल की तुलना में 10% अधिक हमें मिला है। पिछले साल हमें जो टैक्स मिला था उससे, या टैक्स से जो टोटल कलेक्शन हुआ था उसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है। 10% हमें ज्यादा पैसे मिले हैं, ये हमें याद रखना है। फिर अगर अगले हिस्से को देखा जाए, कुल प्राप्तियों के बाद, राजस्व प्राप्ति के बाद आती है पूंजीगत प्राप्तियां। क्या आती है? पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति में जब सरकार कोई विनिवेश कर दे, कुछ बेच दे, कुछ ऐसे खर्चे,
तो यहां से हमें कितना पैसा प्राप्त हुआ है? 84 करोड़ रुपए, 84,000 करोड़ रुपए, जो कि 26% अधिक है, वृद्धि दिखाता है। माने हमारे पूंजीगत खर्चे जो हैं वो बड़े, मतलब इनकम जो है वो बढ़ गई है। यहाँ हमें 618 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। तो राजस्व आधिक्य, एक जरा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का राजस्व आधिक्य क्या है। और ये आप सोच रहे होंगे कि सर इतना डीप में जाकर के पढ़ा रहे हो यार, आपने टोटल बजट बता दिया, उस बजट के अंदर घुसे कुल प्राप्ति बता दी, फिर राजस्व प्राप्ति बता दी, अब उसमें राजस्व आधिक्य। बेटा अगली जो प्रीलिम्स परीक्षा है वो अपने आप में बहुत डीप, देखो ये ट्रेंड रहा है एमपीपीएससी का। पहली बार परीक्षा होती है बहुत सरल प्रश्न, दूसरी बार परीक्षा होती है तो पहली लेयर, जैसे वो प्याज में अलग अलग लेयर्स होती है ना, तो दूसरी लेयर में थोड़ा डीप जाएगा, तीसरी लेयर में और डीप जाएगा। तो मैं ये सोच करके आपको पढ़ा रहा हूं कि अब वो कितना भी डीप चले जाए, वो कुछ भी पूछ ले, मेरे जो बच्चे हैं उनको 100% नंबर होने चाहिए। मैं 100 में से अब 85 की भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले साल मैंने 100 में से 85 की बात की, तो मेरे जो 100 बच्चे मैंने मान करके चले थे कि ये 100 मेरे पास होंगे, 100% श्योरिटी होगी, उसमें से 20-30 रह गए। अब मैं ये रिस्क नहीं ले सकता हूं कि वो 20-30 भी रह जाए, अब मुझे 100 में से 100 चाहिए। तो 100 में से 100 बच्चे अगर चाहिए तो 100 में से 100 नंबर लाने पड़ेंगे। उसके लिए ये अब मैं पूरी कहानी आपके सामने रख रहा हूं, नहीं तो मुझे भी कोई मजा नहीं आ रहा है जबरदस्ती पढ़ाने का कि जो पूछा ही ना जाए। ये पूछा जा रहा है भैया, किसी न किसी रूप में आजकल की जो परीक्षाएं हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो कुल प्राप्तियां हमको समझ में आ गई हैं। अब कुल खर्चे हम देख लेते हैं। कुल खर्च को हम कहते हैं कुल व्यय, और कुल व्यय हमारा रहा 375, जो कि 15% वृद्धि है पिछले साल की तुलना में, ये हमें याद रहे। अब कुल खर्चा जो है उसे भी हम दो भागों में बांटेंगे। पहला खर्चा होगा हमारा राजस्व खर्चा। राजस्व खर्च मतलब क्या होता है? वो खर्चा जो हम खा करके खत्म कर देंगे, माने हमने जो रोटी पानी सब्जी कपड़ा मकान दूध दही के लिए खर्चा किया, वह सब जो जरूरत पूरी करने के लिए खर्चा किया, जरूरतें, जिंदा रहने के लिए जरूरतें होती, उनको हमने जो पूरा करने के लिए किया, वो राजस्व खर्च कहलाता है। हमारा राजस्व खर्च कितना है? हमारा राजस्व खर्च भी 290 ही है, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आई। ये राजस्व खर्चा भी हमारा 2,90,000 करोड़ रुपए ही है। और राजस्व खर्चे के बाद पूंजीगत खर्चा आएगा। पूंजीगत खर्चे में का मतलब क्या? ऐसा पैसा जो हमारी सरकार ने सड़क बनाने, पुल बनाने, बांध बनाने, कॉम्प्लेक्स बनाने, कुछ न कुछ बनाने में खर्च किया हो, तो वो पैसा हमारा कितना है? वो 86,000 करोड़ रुपीस है, 86,000 करोड़ रुपए है। ये हमें याद रखना है। यहाँ आ जाओ स्लाइड पे। ये टोटल हमारा जो बजट है वो है, हमारा टोटल बजट कितना है? हमारा टोटल बजट है 4,21,000 करोड़ रुपए, जिसमें से हमें इनकम मिली है कितनी? 375, और कुल खर्चा हमारा कितना है? 375। अब इस खर्चे की बात करते हैं। खर्चे में हमारा जो है टोटल राजस्व खर्चा कितना है? 290, जो पिछले साल की तुलना में 11% है, बढ़ गया है। भाई इनकम, राजस्व आय हमारी कितनी पड़ी थी? 10% वृद्धि हुई थी। ये देखो, राजस्व आय में हमारी 10% वृद्धि हुई, लेकिन राजस्व व्यय में हमारा 11% खर्चा बढ़ गया। पूंजीगत व्यय मैंने ये 86 बताया था, 85 है वो, क्योंकि मुझे उतना ही है, लगभग 76 में लगभग को मैं इस तरीके से काउंट कर लिया हूं। 31% हमारा राजस्व व्यय बढ़ गया है। आप सब लोगों के दिमाग में अगर इतनी कथा सेट हो गई हो तो फिर से एक बार बताऊंगा ताकि रिवीजन हो जाए। फटाफट अब देखो, अगले वाले पार्ट में मैं इसी पॉइंट को जल्दी जल्दी रिप्लेस करता हूं कि टोटल बजट कितना है? 4,21,032, जो पिछले साल से 15% वृद्धि को दिखाता है। ये कवर हो गया। टोटल बजट में हमारे दो चीजें होती हैं। कुल आय हमारी है 375,
जो पिछले साल से 14% अधिक है। अधिक के लिए अब मैं ऐसा निशान लगाऊंगा। टोटल खर्च हमारा है 375, जो पिछले साल से 15% अधिक है, 15% वृद्धि को दिखाता है, 15% वृद्धि हुई। आय में हमें दो चीजें याद रखनी है। टोटल हमारा जो राजस्व प्राप्ति है, राजस्व प्राप्तियां, और दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्ति हमारी जो है वो है 2,90,000 करोड़ रुपए, जो 10% वृद्धि को दिखाती है कि पिछले साल से हमें 10% ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ है। और कितना? 618 करोड़ रुपए का राजस्व हमें अधिक मिला। पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां हमारी कितनी हैं? 84,000 करोड़ रुपए, 84,000 करोड़ रुपए, जो पिछले साल की तुलना में 26% वृद्धि को दिखाती है। माने हमारी पूंजीगत प्राप्तियां 26% बढ़ी है। अब खर्चे पे आ जाते हैं। तो खर्चा जो है उसको हम दो भागों में बांटेंगे। ऐसा खर्चा जो हम खाने पीने में खर्चा कर लिए, और ऐसा खर्चा जो घर बनाने, कार खरीदने, ऐसे में खर्चा किए। तो खर्चा जो कि हमने खुद पे किया वो है राजस्व खर्च के नाम से, राजस्व व्यय के नाम से। वो हमारा है 2,90,000 करोड़ रुपए, जो कि 11% वृद्धि है पिछले साल से। और पूंजीगत खर्चा, जिससे हमने सड़कें बनाई, तालाब बनाए, झील बनाया, वो है 85,000 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल से 31% अधिक है। ये हमें याद रखना है। इतना डाटा आपके दिमाग में सेव हो जाना चाहिए। अब इस वाले आंकड़े के और डीप में चलूंगा, बाकी के मैं डीप में नहीं चलूंगा, बाकी के में डीप में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वाला जो आंकड़ा है ना, ये वाला जो आंकड़ा है, इसके हम डीप में चलेंगे कि हमें टोटल 2,90,000 करोड़ रुपए जो प्राप्त हुआ है वो कहां से प्राप्त हो गया। तो ये जो राजस्व प्राप्ति है, क्या ये आपने रट ली है कि हमें राजस्व प्राप्ति जो हो रही है वो टोटल कितनी है? 2,90,000 करोड़ रुपए। 2,90,000 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति है, जो पिछले साल से 10% अधिक है। 618 करोड़ रुपए हमें ज्यादा मिला है। ये हमने रटा है, अपने दिमाग में सेव किया है। ये आपके दिमाग में अगर हो गया है सेट, तो फिर मैं अगले प्रश्न पर चलता हूं। अगली बात जो है वो ये है कि हमें इसी में अब एड ऑन, अंदर घुसने की बात करनी है, अंदर घुसना है। अब देखो, कुल प्राप्तियां हमारी जो हैं वो हमें याद हो गई कि कुल प्राप्तियां हमारी कितनी हैं? कुल प्राप्तियां हमारी हैं 375। कितनी है? कुल प्राप्तियां हमारी 375 हैं। कितनी है? 375। याद रखना, कुल प्राप्तियां हमारी हैं 375, 3,375, 3,75,000 करोड़ रुपए, जो पिछले वर्ष से 14% वृद्धि या अधिक होने को दर्शाती हैं। ये क्लियर है? यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ साफ साफ। अब इसमें दो प्रकार के मध्य प्रदेश को प्राप्तियां मिली थी, पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति। तो अभी हम पूंजीगत प्राप्ति की बात नहीं कर रहे हैं, इसको हम छोड़ रहे हैं। राजस्व प्राप्ति जो है वो हम देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है हमारे राज्य के जो कर। देखो, मध्य प्रदेश को जो पैसा प्राप्त होता है वो 3 तरीके, 4 तरीके, बहुत सारे तरीके से पैदा होता है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा हमें मिलता है हमारा मध्य प्रदेश जो टैक्स लगाता है। एक तो केंद्र सरकार टैक्स लगाती है, उसमें भी मध्य प्रदेश को एक हिस्सा मिलता है, और एक मध्य प्रदेश खुद एक टैक्स लगाता है जिसमें मध्य प्रदेश को पूरा पूरा पैसा मिलता है। तो राज्य के जो कर हैं उनसे हमें मिला 1,09,000 करोड़ रुपए, जो पिछले साल से 7% ज्यादा मिला। केंद्र सरकार ने जो टैक्स लगाए जिसमें मध्य प्रदेश को हिस्सा, केंद्रीय करों में मध्य प्रदेश का हिस्सा, क्योंकि इनकम टैक्स क्या है? केंद्र सरकार का कर है ना, तो उसमें मध्य प्रदेश को हिस्सा मिलता है। उससे हमें मिला 1,11,000। यहाँ 1,09,000 करोड़ था, यहाँ 1,11,000 करोड़ है, जो पिछले साल से 17% हमें ज्यादा मिला। और करोत्तर राजस्व, मतलब कर से बाहर किसी और कारण से मिलने वाले राजस्व में भी हमें 4% वृद्धि मिली है। अब यहां से हम टर्निंग पॉइंट ले रहे हैं, इस राज्य कर के अंदर घुसना है हमें। इस राज्य कर से प्राप्त हमें राशि कितनी है?
1,09,000 करोड़ रुपए या 1,09,000 करोड़ रुपए जो हमें है ये पिछले साल से 7% ज्यादा वृद्धि होकर के मिले हैं। तो इसमें कौन सा कर कितना है, कौन सा कर कितना है वो आपको यहाँ समझ में आएगा और बड़े बेहतरीन ढंग से आपके दिमाग में सब कुछ सेट हो जाए। इसके लिए इस चार्ट को देखो, इस चार्ट में मध्य प्रदेश राज्य के कर बताए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य के कर, ये एक चैनल एक छोटा सा पाई चार्ट टाइप का बनाया। इसमें सबसे बड़ा पैसा सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को क्या मिलता है? SGST के नाम से मिलता है। जीएसटी नाम का जो कर है उससे मध्य प्रदेश की सरकार को 39% पैसे मिलते हैं। कितने हैं वो भी बताऊंगा। वेट नाम का एक टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, जो पेट्रोल, डीजल, तंबाकू, गुटखा, केरोसिन ऐसी चीजों पर लगता है, उससे मध्य प्रदेश की सरकार को 21% राशि प्राप्त होती है। मदिरा भी इसमें शामिल है। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ 16% पैसा मध्य प्रदेश की सरकार को मिलता है राज्य के उत्पाद शुल्क, और वो भी विशेष रूप से आबकारी चीजों पर, क्योंकि उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन केवल दारू, मदिरा, अफीम, भांग, गांजा इन पर उत्पाद शुल्क लगाने का काम मध्य प्रदेश सरकार करती है, जिससे हमें 16% पैसे। आप जब किसी घर को, जमीन को खरीदते हैं तो आप उसमें रजिस्ट्री करवाते हैं, उस रजिस्ट्री में स्टाम्प लगते हैं, और जो रजिस्ट्री का शुल्क होता है उसे पंजीयन शुल्क कहते हैं। तो उस रजिस्ट्री या पंजीयन शुल्क से मध्य प्रदेश की सरकार को 13%। आप जब कोई गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने पर आप उसका रजिस्ट्रेशन या आरटीओ चार्ज देते हैं, वो हमें वाहन कर के नाम से मिलता है, जो कि 5% है। जब आप बिजली का बिल भरते हैं तो उसमें टैक्स देते हैं, वो आपके मध्य प्रदेश के बजट में 4% योगदान देता है। विद्युत और अन्य को अपन 2% ले लेते हैं, ये 100% राशि आपको मध्य प्रदेश की टैक्स की मिल जाएगी, समझ में आ जाएगी। अब यहाँ आप बहुत शांति से देखो, SGST से मिलने वाला पैसा कितना है? 42,000 करोड़ रुपए। कितने हैं? अगले साल का, ये अनुमान है, ये जो आज लगा रहे हैं ना, ये अनुमान है हम, कि अनुमान लगा रहे हैं कि इतना हमें मिलेगा। हमें इस साल कितना मिलेगा? पिछले साल 40,000 करोड़ रुपए मिला था, हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस साल हमें 42,000 करोड़ रुपए मिलेगा। वेट माने वैल्यू एडेड टैक्स, इससे हमें 22,700 करोड़ रुपए मिलेगा, जिसमें 21,000 करोड़ रुपए पिछले साल का मिला हुआ है। 21 पिछले साल मिला, इस बार 22 मिल जाएगा, ऐसा अनुमान है। दारू, मदिरा, उन पर आबकारी शुल्क जो है पिछले साल 16,000 करोड़ मिला था, इस बार 17,500 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। स्टाम्प शुल्क, पंजीयन, जो ये रजिस्ट्री वजिस्ट्री से हमें पिछले साल 12,500 करोड़ रुपए मिला, इस साल हमें 13,920 करोड़ मिलने का अनुमान है। वाहन कर, वाहनों की खरीदी पर हमारी सरकार जो टैक्स लगाती है, पिछले साल 5,500 करोड़ था, इस बार हमें अनुमान है कि 5,700 करोड़ रुपए मिलेगा। ये वो पैसा है जो इस साल के बजट में, और बिजली पर सरकार ने पिछले साल भी 5,000 लिया था हमसे, इस साल भी हमसे वो 5,000 करोड़ लेगी। इस तरीके से ये बड़े बड़े हिस्से हैं जिससे हमारा जो मध्य प्रदेश का राजस्व है, कर जो है वो बनता है। ये आपको अगर समझ में आ गया है तो बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। दूसरा जो हिस्सा है पूंजीगत प्राप्तियां, अब वहां आप देखेंगे कुछ और विशेष चीजें, फिर हम ओवरऑल समरअप करेंगे कि टोटल जो पैसा आया उसमें सबसे बड़ा चीज कौन सा है। तो मध्य प्रदेश के राजस्व में सबसे बड़ा टैक्स कौन सा? SGST। कौन सा? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इनकम किस टैक्स से? SGST से। दूसरे नंबर पर कौन? वेट से। तीसरे नंबर पर मदिरा और आबकारी चीजों पर, मतलब मादक पदार्थों पर उत्पाद शुल्क से हमें जो पैसा मिलता है। फिर स्टाम्प ड्यूटी और वाहन कर और विद्युत कर। फिर 2% बच जाता है केवल अन्य। अन्य में बहुत सारी चीजें हैं, उसको छोड़ दो, उस पर नहीं जाएंगे। तो क्या इतना आपके दिमाग में सेट हो गया कि हमें मूलतः पैसे कहाँ से प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं, कितना प्राप्त होता है? अगर ये आपके दिमाग में एकदम बेहतरीन ढंग से सेट हो गया हो
तो इतना रट करके रख लेना, कहाँ से हमें कितना पैसा मिलता है, सरकार का बजट कितना है, राजस्व प्राप्ति कितनी है, राजस्व आधिक्य कितना है, सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए। चलिए मैं विदा लेता हूँ आप सभी से, सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू, धन्यवाद सभी को। खुश रहें, पढ़ाई करना शुरू कर दें, एग्जाम पास में आने वाली हैं। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन पछताओगे कि अभी तक क्यों नहीं पढ़ा। थैंक यू सभी को।